हेलो फ्रेंड्स, करियर यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर 26 मई 2025 के न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। आई होप कि आपका जिन्होंने भी प्रीलिम्स दिया हो इस बार का अच्छा गया हो। देखिए, पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अब पेपर जो इस बार का था, इवन 3-4 बार से जो भी पेपर आ रहा है, उस पेपर को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ कि पीटी 365 पढ़ के, सिर्फ पीटी 365 पढ़ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो सकता। आपका जो पेपर है वो मिक्स है। एक तो रटने वाली चीज़ें भी काफ़ी हैं, दूसरा जर्नलिस्टिक नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे वाइड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बहुत ज़रूरी है। वो वाइड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आएगी कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और यूपीएससी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसमें उनको कॉम्प्रहेंसिवली स्टडी करें। तो उससे क्या है ना कि आपका लॉन्ग टर्म में एक वाइड बेसिस ऑफ नॉलेज क्रिएट होगा। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा। तो कोई भी अतरंगी टाइप का सवाल आता है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ज़रूर होगा, और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर स्टोर्ड होगी जो आप रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया है कि अर्थ सोलर फ्लेयर से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में इम्पैक्ट होता है, या और जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ओवर द टाइम चेंज होता रहता है, और अर्थ पर जो भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं, इसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी जर्नलिस्टिक नेचर के हैं। ठीक है, इनका कोई श्योर शॉर्ट आपको आंसर किसी बुक में नहीं मिलेगा। आपको कॉन्सेप्चुअल भी होना है प्लस जर्नलिस्टिक भी होना है। आपको इन्फॉर्मेशन को एज ए सोर्स ऑफ मतलब फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको पढ़ना है। ठीक है, न्यूज़पेपर को भी कॉम्प्रहेंसिवली कवर करने की ज़रूरत है। अब मेरा इस इनिशिएटिव में मेरा ये पर्पज़ है कि न्यूज़पेपर को जो भी करंट अफेयर होता है उनको बाकी चैनलों की तरह न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग ना की जाए सिर्फ। ठीक है, जो भी न्यूज़ है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो भी करंट अफेयर, उसको इस तरीके से बताया जाए कि आपको वो समझ में भी आए, प्लस आपको ये भी पता चले कि करंट अफेयर को, कोई भी न्यूज़ है करंट अफेयर में, तो उसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज कैसे करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो न्यूज़ है वही पेपर में आए, वही इंपॉर्टेंट हो। न्यूज़ के अंडरलाइन जो टॉपिक्स हैं, जो एसोसिएटेड टॉपिक्स होते हैं एग्जाम के लिए, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आज पहला टॉपिक है इंडियाज़ रीजनल फॉरेन पॉलिसी। अब ये मैंने कहाँ से उठाया, ये आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो देखिए, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 4 पर यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इंडिया मालदीव्स टू रिव्यू इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक है, अब इंडिया मालदीव का नेबरहुड कंट्री है। अब इस आर्टिकल में कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, विजन महासागर। ठीक है, तो इस आर्टिकल में आपको क्या इंडिकेशन मिलता है। एक तो मालदीव जो है इंडिया का नेबरहुड कंट्री है, तो इंडिया की रीजन में फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से है, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग आवर नेबरहुड कंट्रीज़ एंड इन ग्लोबल कंट्रीज़। ठीक है, एट द ग्लोबल लेवल हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, विजन महासागर क्या है, ठीक है, सागर इनिशिएटिव इंडिया का वो क्या है। तो ये इस तरीके से ये न्यूज़पेपर का जो करंट अफेयर है वो पढ़ा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के हिसाब से भी और जीएस पेपर 3 के भी हिसाब से। ठीक है, तो न्यूज़ में हमेशा देखना चाहिए कि कौन सा टॉपिक एसोसिएटेड है फ्रॉम पर्सपेक्टिव्स ऑफ यूपीएससी, और कौन सा टॉपिक स्टैटिक में इससे रिलेट हो रहा है, जिसको हम यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं। अब देखिए, ये आर्टिकल क्या बात कर रहा है कि इंडिया और मालदीव के जो रिलेशन बीच में थोड़े तल्ख हो गए थे, थोड़ा इंडिया मालदीव के रिलेशन थोड़े बीच में दरार आ गई थी ड्यू टू चाइना एंड ड्यू टू देयर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस्ड लीडरशिप इन मालदीव्स। तो उन रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अब मालदीव हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमारे जितने भी नेबरहुड कंट्री हैं वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और एसोसिएटेड टॉपिक क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो है कि इंडिया की रीजनल फॉरेन पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहली तो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या होती है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया प्रायोरिटाइज करता है अपने इमीडिएट नेबरहुड को थ्रू नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, इट फोकसेज ऑन इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, पीपल टू पीपल टाइज विद नेबर्स लाइक नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, अब यही तो हमारे नेबर हैं, ये जो 4-5 जो कंट्री है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो इनके साथ हम रिलेशंस इंप्रूव कैसे करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, रेल, रोड एंड मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, और डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स करेंगे, जैसे उनका इलेक्ट्रिक ग्रिड हमने डेवलप किया, या कोई पोर्ट बनाया, या कोई और रेलवे लाइन हमने बनाई। पीपल टू पीपल टाइज हम इंप्रूव करेंगे, जैसे इजी वीज़ा नॉर्म्स, एजुकेशन के लिए हम उनको इन्वाइट करेंगे, यहाँ पर उनके पर्सनल्स को हम ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, जैसे मालदीव के सिक्योरिटी फोर्सेस को इंडिया ट्रेनिंग भी देता है, नेपाल के सिक्योरिटी फोर्सेस को इंडिया ट्रेनिंग देता है, इवन बहुत सारे नेपालीज इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस में जॉब भी करते हैं। इंडिया ने श्रीलंका को जैसे सपोर्ट किया था ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस थ्रू क्रेडिट लाइंस, इंडिया ने श्रीलंका को क्रेडिट लाइंस दिए थे ऑफ $1 बिलियन। ठीक
ठीक है, और ह्यूमैनिटेरियन एड भी दी थी बहुत ज़्यादा, जैसे खाना वगैरह हमने राशन वगैरह उनको पहुँचाया था। तो इस तरीके से नेबरहुड में इंडिया रिलेशंस मेंटेन करता है। फिर है कि ये तो नेबरिंग कंट्रीज़ हो गए। दूसरा फिर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जो आसियान कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ठीक है, और आसियान और साथ के दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जैसे वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है, तो उनके साथ भी हमें रिलेशन इंप्रूव करने हैं। तो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर और बायलेटरली भी हम इंप्रूव करते हैं रिलेशन। सो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स लाइक आसियान, ईस्ट एशिया समिट, बिम्स्टेक, ठीक है, तो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम बायलेटरल रिलेशंस उन कंट्रीज़ के साथ इंप्रूव करते हैं। वी फोकस ऑन एनहांसिंग मेरीटाइम कोऑपरेशन। देखिए मेरीटाइम कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पर मेरीटाइम कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। ट्रेड इंप्रूव करना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी भी ज़रूरी है। फिर है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। तो इंडिया प्रमोट करता है फ्री एंड ओपन एंड इंक्लूसिव नेविगेशन इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक कहते हैं कि जो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को मिला के एक रीजन बनता है वो होता है इंडो पैसिफिक, ठीक है। देखिए ये जो रीजन है ये इंडो पैसिफिक रीजन है। यहाँ पर ये इंडियन ओशन है, इतना पार्ट पैसिफिक ओशन का, ठीक है, तो इसको इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। तो इस इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान और साथ में वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया, इन साथ के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश करता रहता है। इंडो पैसिफिक में नेवल प्रेजेंस इंडिया अपनी इंप्रूव कर रहा है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कर रहा है कंट्रीज़ के साथ में, जैसे क्वाड पार्टनरशिप है हमारी यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में, टू काउंटर बैलेंस चाइना इन्फ्लुएंस, चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए। ऑनगोइंग इन्वॉल्वमेंट इन इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर है अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। देखिए इसमें दो वर्ड हैं, पहला है स्ट्रेटेजिक, दूसरा है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या है, हमें रिलेशंस कंट्रीज़ के साथ में बैलेंस करने हैं। बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, जब दोनों कंट्रीज़ ए एंड कंट्रीज़ बी आपस में एक दूसरे के हॉस्टाइल नेशंस हों, और हमें इन दोनों कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यूएसए एंड रशिया, ठीक है। अब रशिया यूक्रेन वॉर में यूएसए ने कितना प्रेशर डाला इंडिया के ऊपर कि आप रशिया के साथ में ट्रेड मत कीजिए, रशिया को कट ऑफ कीजिए अपने से, रशिया को कंडेम कीजिए। अब यूएसए की भी हमको ज़रूरत है और रशिया की भी हमको ज़रूरत है, तो हमने क्या किया, हमने मिडिल पाथ लिया कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे, हम पीस की तरफ हैं। तो हमने ना तो यूएसए को बोला कुछ भी, ठीक है, ना उनके दबाव में आए, ना हमने रशिया को कंडेम किया, क्योंकि हमें दोनों की ज़रूरत थी और दोनों के साथ हमें रिलेशन बना के रखने। तो इसको कहते हैं स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग। हम किसी एक के साथ में नहीं जाएंगे, हम एक मिडिल पाथ लेंगे जिससे कि हमारा दोनों कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन बना रहे। अब इंडिया ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए थे जिससे कि यूएसए कम्प्लीटली इंडिया को फोर्स नहीं कर पाया था। जैसे रशिया जब भी कुछ बॉम्बिंग कर देता था सिविलियंस के ऊपर, तो इंडिया कहता था कि हाँ हाँ पीस मेंटेन करनी चाहिए, रशिया को इतना ज़्यादा सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए, इतना ज़्यादा फोर्स नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर यूएसए कहता था इंडिया को कि भाई आप रशिया को कम कंडेम कर रहे हो, आप रशिया से टाई कट ऑफ कर दीजिए। तो हम कहते थे देखिए जी हमारी नीड है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की नीड है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। अब यहाँ पे एक टर्म था आर्टिकल में, महासागर इनिशिएटिव। महासागर इनिशिएटिव क्या है कि महासागर स्टैंड्स फॉर मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये देखिए एक तरीके का कोऑपरेटिव इनिशिएटिव है जिसको इंडियन नेवी ने 2023 में लॉन्च किया था, ठीक है। इट सर्व्स एज ए हाई लेवल वर्चुअल प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग अमंग मैरीटाइम लीडर्स इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन में जो भी नेवी के हेड्स हैं, जो मैरीटाइम हेड्स हैं, उनके बीच में डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए ये इनिशिएटिव चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। पर्पज़ क्या था इसका, टू इम्प्रूव द स्ट्रेटेजिक आउटरीच ऑफ इंडिया इन इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। IOR नेशंस, इंडियन ओशन रीजन। IOR क्या है, इंडियन ओशन रीजन क्या है, देखिए ये रीजन जो है, ये जो रीजन है ना, ये इसको कहते हैं हम इंडियन ओशन रीजन, ये पूरा इसको कहते हैं इंडियन ओशन रीजन। तो इसमें जितने कंट्री आते हैं उनके साथ मेल मिलाप बढ़ाने के लिए, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए हमको महासागर इनिशिएटिव लॉन्च करना पड़ा। अब इसके की पार्ट्स क्या हैं, जैसे एक तो ये सागर डॉक्ट्रिन को इम्प्लीमेंट करता है। सागर क्या है, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इट इज़ यूज टू गाइड कोऑपरेटिव मैरीटाइम एंगेजमेंट, ठीक है। क्योंकि जैसे अब कोऑपरेटिव मैरीटाइम एंगेजमेंट क्या होगा, तो जैसे हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी है, अब कोई किसी के ऊपर हमें अगर सर्विलांस करनी है, या फिर इवन हमारे शिप्स जो इवन मर्चेंट नेवी के जो शिप्स हैं, कार्गो शिप्स हैं, वो भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री की जुरिस्डिक्शन में जाते हैं, तो उनके लिए, उनके ईजी पासेस के लिए हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा, रीजन में सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है। तीसरा, जो पायरेसी है मैरीटाइम रीजन में, जो पायरेसी है, जो पायरेट्स हैं, जो शिप्स को कई बार हाईजैक कर लेते हैं या फिर कई बार शिप्स को पकड़ के बैठ जाते हैं और इवन चोरी भी कर लेते हैं, तो उनसे बचाने के लिए जो नेविगेशन है उसको फ्री रखने के लिए हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है।
डिप्लॉयमेंट ऑफ नेवल एसेट्स फॉर HADR मीन्स ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। जैसे किसी भी कंट्री को अगर किसी भी ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है तो उसके लिए हमें नेवल एसेट्स डिप्लॉय करने हैं इजीली, तो उसके लिए भी ये इनिशिएटिव काम में आता है। फिर है मेरीटाइम सर्वेलेंस प्रोग्राम, सर्वेलेंस कोऑपरेशन, अभी जैसे हमने बताया। इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर मीन्स इन्फॉर्मेशन जहाँ पर कई सारे कंट्री एक साथ बैठ के शेयर कर सकते हैं इन द इंडियन ओशन रीजन। कैपेसिटी बिल्डिंग, अब देखिए इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर हमने कहाँ बनाया हुआ है, गुड़गांव में, ठीक है, याद रखिएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, अब इंडियन ओशन रीजन में जो मेजर मैरीटाइम नेशंस है, जो मैरीटाइम पावर्स हैं, उनकी नेवीज आपस में मिलके कोऑपरेट करती हैं, ट्रेनिंग करती हैं, आपस में एक्सरसाइजेस करती हैं, तो उससे क्या है कि जॉइंट मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जैसे मिलान एंड स्लाइनेक्स विद श्रीलंका, दोस्ती एक्सरसाइज विद मालदीव, मतलब एक्सरसाइजेस का नाम है, ये जो नेवी एक्सरसाइज करती है ना इन दोनों कंट्रीज़ की, जैसे इंडिया और मालदीव की नेवी एक्सरसाइज करती है तो उसका नाम है दोस्ती, श्रीलंका के साथ करते हैं तो उसका नाम है मिलान और स्लाइनेक्स। कॉर्पेट हम किसके साथ करते हैं, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ। इमकोर किसके साथ करते हैं, म्यांमार के साथ। पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन से हैं, ये महासागर इनिशिएटिव में ये सारे नेशंस आप पढ़ लीजिएगा। फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। देखिए GS पेपर 2 और 3 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर में लिखने के लिए सफिशिएंट मटेरियल आपके पास होना चाहिए। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहले तो हमने हाई लेवल इंगेजमेंट्स बढ़ाई हैं थ्रू बॉडीज़ लाइक बिम्स्टेक, सार्क। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस हमने दिया, जैसे श्रीलंका को $4 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया था हमने, एड पैकेज दिया था। नेपाल एंड भूटान को हम बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना के दे चुके हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका हम बिल्डअप करते हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे UPI भी भूटान में आप जानते हैं ऑपरेशनल है और नेपाल में भी है। बांग्लादेश जैसे डेवलपमेंटल असिस्टेंस देते हैं, जैसे बांग्लादेश को हमने पावर ग्रिड की बनाने में हेल्प करी थी, और दूसरा बहुत सारे बैराजेस बनाने में तीस्ता रिवर पर हम बांग्लादेश को हेल्प कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इंडिया और म्यांमार के बीच में है। बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बांग्लादेश भूटान इंडिया और नेपाल के बीच में है। ये एक रोड एग्रीमेंट है, मतलब एक हाईवे बनेगा इन कंट्रीज़ के बीच में कनेक्ट करने के लिए ट्रेड को। चाबहार पोर्ट, ठीक है, ईरान के साथ हम बना रहे हैं पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए। डिजास्टर और पेंडेमिक में भी हम हेल्प करते हैं, जैसे वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव हमने चलाया था, तो जिसमें कोविड-19 वैक्सीन को हमने नेबरिंग कंट्रीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया था। सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन है, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हम करते हैं साथ में। कोस्टल रडार स्टेशन हैं हमारे, जैसे मालदीव, मॉरिशस एंड सीशेल्स में, फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ठीक है। कोस्टल रडार किस लिए होती है, पायरेट्स को जानने के लिए, और जो सी एरिया है उसमें, ओशन एरिया, उसमें किस तरीके का वेदर वगैरह है उस तरीके उसकी भी हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है, एक छोटा सा ही है, ये है ट्रोग्लोफिलिक एडेप्टेशंस। अब ये एनवायरनमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रीलिम्स के लिए मेनली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पूरे साल न्यूज़पेपर को फॉलो करने का यही फ़ायदा होता है कि छोटे छोटे टॉपिक्स आते रहते हैं, वो पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप नोट करके रखिएगा। तो ट्रोग्लोफिलिक एडेप्टेशंस क्या होते हैं, कि इट इज़ द एबिलिटी टू थ्राइव इन बोथ अंडरग्राउंड एंड सरफेस इकोसिस्टम्स, ठीक है। जैसे एम्फीबियंस का होता है, एम्फीबियंस वाटर में भी रह सकते हैं और सरफेस पे भी रह सकते हैं, तो इस तरीके का एडेप्टेशन को कहते हैं ट्रोग्लोफिलिक एडेप्टेशंस। तो एक नई स्पीसीज़ जो मेघालय में खासी हिल्स में, ईस्ट खासी हिल्स में मेघालय में केव के अंदर एक फिश की एक नई स्पीसीज़ की डिस्कवरी हुई है, जिसका नाम है सिस्टोरा डेंसिक्लावास, ठीक है। ये आप रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एग्जाम टाइम पे अगर आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि इसका ऐसा कुछ अतरंगी नाम था जो कि एक फ़िश है। अब आज के आर्टिकल में, एडिटोरियल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। पहला आर्टिकल तो देखिए यही है, द एयर पावर यूज डिस्कोर्स एंड ऑपरेशन सिंदूर, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगला आर्टिकल है द हेडलाइन स्कीम्स बट तमिलनाडु वुमेन डिजर्व बेटर। अब ये आर्टिकल बेसिकली तमिलनाडु की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके ऊपर क्रिटिकल असेसमेंट करता है उनका, ठीक है। अपोजिशन लीडर हैं ये, इन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया है, लिखा है। तो इस आर्टिकल में जानने वाली कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ स्कीम्स हैं जो तमिलनाडु में हैं, जो एज एन एग्जाम्पल यूज़ की जा सकती हैं, एज ए केस स्टडी यूज़ की जा सकती हैं इन UPSC मेंस पेपर। तो जैसे ये है क्रेडल बेबी स्कीम, ठीक है, ये फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए फोकस्ड थी ये स्कीम। इसमें बेसिकली क्या था कि न्यूट्रिशन वगैरह इन फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मदर हैं उनको दिया जाता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है उसमें 75% का डिक्लाइन देखा गया, ठीक है, काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है ये तो। फिर है ऑल वीमेन पुलिस स्टेशंस, ये तमिलनाडु में ये चलाया जाता है। तो इसमें क्या है कि पुलिस स्टेशंस में पूरी की पूरी महिलाएं ही होती हैं। ऐसा अब दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट किया गया है, पिंक स्टेशंस के नाम से वहाँ पे जगह जगह पुलिस स्टेशंस खोले गए हैं। तो इससे क्या है कि जेंडर सेंसिटिव जस्टिस डिलीवरी इंश्योर की जा सकती है, जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग की जा सकती है। फिर है अगला 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज़, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज कोस्ट लाइन लाइट लेंथन विदाउट गेनिंग लैंड। ये आर्टिकल पेज नंबर 7 पर पब्लिश हुआ है साइंस वाले सेक्शन में, द मैथ्स ऑफ हाउ इंडियाज कोस्ट लाइन लेंथन विदाउट गेटिंग लैंड। अब देखिए, इंडिया की कोस्ट लाइन जो थी लगभग 7,500 किलोमीटर के हिसाब से रिपोर्ट की जाती थी, 7,516 किलोमीटर की है। लेकिन लेटेस्ट जो डेटा है उसमें इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, जो रिवाइज्ड जो कोस्ट लाइन है, वो है 11,099 किलोमीटर। अब अचानक से लगभग 3,500 किलोमीटर का इंक्रीमेंट कैसे हो गया? क्या हमने कोई कंट्री की एरिया कब्जा लिया? नहीं। क्या हमने कोई नया सी एरिया कब्जा लिया? नहीं। कुछ टेक्निकल चेंजेस की वजह से ये कोस्ट लाइन में इतना बड़ा चेंज देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। कि दिसंबर 2024 में इंडिया की कोस्ट लाइन लेंथ जो थी वो 7,516 किलोमीटर से बढ़ के 11,099 किलोमीटर रिवाइज कर दी गई। ये लगभग 33% का इंक्रीमेंट है, ठीक है। बट दिस वाज नॉट ड्यू टू न्यू लैंड एक्विजिशन और टेक्टोनिक शिफ्ट। न तो कोई नई लैंड एक्विजिशन करी गई, न ही कोई टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ, बट ये मियरली एक प्रिसाइज मेजरमेंट की वजह से हुआ यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब चेंज किस वजह से हुआ? इसको बोलते हैं हम कोस्ट लाइन पैराडॉक्स, ठीक है। अब ये क्या होता है? इट इज़ ए जियोमेट्रिक पैराडॉक्स वेयर द मेजर्ड लेंथ ऑफ ए कोस्ट लाइन इंक्रीजेज इफ द स्मॉलर मेजरिंग यूनिट्स आर यूज्ड, ठीक। अब देखिए, नॉर्मली हम इंडिया का मैप किस तरीके से बनाते हैं? इस तरीके से। ये हम एक स्मूथ लाइन लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक पिक्चर ही दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, गूगल मैप पर ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इंडिया का मैप जो है, आप यहाँ से देखोगे तो ये क्या है? एक स्मूथ लाइन दिख रही है आपको, ये स्मूथ लाइन, ये लाइन काफ़ी स्मूथ है, ठीक है। लेकिन आप इसको जब जूम करोगे तो ये सिरेटेड लाइन्स हैं काफ़ी। ये देखिए, सिरेटेड लाइन्स हैं। ये लाइन्स इस तरीके से है, थोड़ा कोना यहाँ से निकला है, थोड़ा यहाँ से कटा फटा है, ये सिरेटेड लाइन्स हैं। तो जब बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स आप करोगे, देखिए ये, ठीक है, ये इस तरीके से, ये सिरेटेड लाइन्स हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट यूज़ करोगे तब आप एक एक कोना जो है कोस्ट लाइन पर, उसको आप अच्छे से मेज़र कर पाओगे, ठीक है, उसको आप अच्छे से मेज़र कर पाओगे। तो इसी वजह से जो इंक्रीमेंट हुआ है कोस्ट लाइन में हुआ है। तो कोस्ट लाइन्स आर फ्रैक्टल लाइक, ठीक है, इस तरीके से फटी फटी हैं, आर फ्रैक्टल लाइक मीनिंग दे रिवील मोर इंट्रिकेट डिटेल्स लाइक क्रीक्स, एस्चुरीज, सैंड बार्स। अभी हमने देखा ना, फटे फटे जो अंदर इस तरीके से है, तो इनको क्रीक्स वगैरह कहते हैं। एज द स्केल बिकम्स फाइनल, तो इसको अब देखिए, यहाँ से अगर आप इसको मेज़र करोगे आप जब, तो इसको आप ऐसे ऐसे नापते लाओ। तो एक तो ये तरीका हो गया, ये हो सकता है 500, 700, 1000 किलोमीटर कुछ हो। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे नापा, फिर ऐसे नापा, फिर 20 किलोमीटर अंदर घुस गए, फिर लाए, फिर 50 किलोमीटर यहाँ घुस गए, फिर लाए, फिर 80 किलोमीटर यहाँ जाना पड़ा, फिर 100 किलोमीटर ऐसे आना पड़ा। तो इस तरीके से कोस्ट लाइन हमारी बढ़ी है, ठीक है। ये कंपैरेटिव टेबल है, इसको आप देख लीजिएगा। इम्प्लीकेशंस क्या है देखिए, एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर इसका एक लार्ज इम्प्लीकेशन है कि जैसे ए लॉन्गर कोस्ट लाइन इम्प्लाइज मोर एरिया टू मॉनिटर एंड डिफेंड स्पेशली फ्रॉम स्मगलिंग, इन्फिल्ट्रेशन एंड पायरेसी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ जाता है अगर हम डेटा को, कोस्ट लाइन को प्रिसाइजली मेजर करते हैं तो। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोस्टल बाउंड्रीज, एड इन साइक्लोन एंड सुनामी रेस्पॉन्स। अब कहाँ पर क्रीक कितना गहरा है, वहाँ पर जो डेप्थ है सी की वो कितनी है, वहाँ पर कौन सा शिप आ पाएगा, कौन सा रेस्क्यू बोट आ पाएगी, कौन सी नहीं आ पाएगी, तो इसको हम इजीली प्लानिंग कर सकते हैं। फिशरीज़ एंड लाइवलीहुड, हमें हाई प्रोडक्टिव एरियाज़ जो हैं फिश के, वो भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम, तो वहाँ पर फिशरीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। कहाँ पर हम फिशरीज़ को फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है, श्रिम्प फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं। अर्बन प्लानिंग एंड क्लाइमेट पॉलिसी, इट इन्फ्लुएंसेस कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, अर्बन डेवलपमेंट एंड सीज लेवल राइज, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक वर्ड देखा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है? अब देखिए, ये लैंड है, ठीक है, ये यहाँ से लैंड है, यहाँ तक ये लैंड है। लैंड के इस साइड जो है, देखिए ये कोस्ट लाइन है, तो ये लैंड है, तो इसके इस साइड जो वाटर है उसको हम कहेंगे इंटरनल वाटर। जो पानी वाटर बॉडी लैंड है उसको हम कहेंगे इंटरनल वाटर। यहाँ से सी स्टार्ट होता है, इधर बे ऑफ बंगाल है, BOB, बे ऑफ बंगाल, यहाँ से सी स्टार्ट होता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो सी है वो होता है टेरिटोरियल सी। उसके बाद में फिर और 12 नॉटिकल माइल हम आगे जाते हैं तो इसको कहते हैं कंटिगुअस जोन। उसके बाद में यहाँ से टेरिटोरियल सी के बाद से अगर हम 200 नॉटिकल माइल्स तक, सॉरी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर हम जाते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल्स तक कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फिर जहाँ तक ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, यहाँ से लेके इसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो किसी भी कंट्री का जो सॉवरेन एरिया होता है वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ तक होता है।
और इसके ऊपर जो आसमान है उसको कहेंगे इंटरनेशनल स्पेस, और टेरिटोरियल सी के ऊपर जो एयर है उसको कहेंगे नेशनल एयर स्पेस। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद में जो भी सी थोड़ा बहुत बचता है, जो बाकी का सी जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद में जो सी है उसको हम कहेंगे हाई सीज़। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। जैसे टेरिटोरियल वाटर्स तो होते हैं अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ पर इंडिया की फुल सॉवरेनिटी होगी, लाइक लैंड टेरिटोरी। ये लैंड के तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, यहाँ पर हमारी मर्जी के बिना मक्खी भी नहीं भनकेगी। सो वी हैव राइट टू रेगुलेट एयर, वाटर एंड सी बेड एंड पैसेज। यहाँ से इस सी से कौन सा शिप निकलेगा कौन सा नहीं निकलेगा ये हमारा कंप्लीट कंट्रोल होगा उसके ऊपर। फिर 12 से 24 नॉटिकल माइल मतलब यहाँ तक, यहाँ से ये पूरा 24 हो गया, यहाँ से ये 12 है, तो यहाँ तक जो रीजन है उसको हम बोलते हैं कंटिगुअस जोन। इसमें क्या है कि इसमें हम कंट्रोल करते हैं कस्टम्स, इमिग्रेशन, सैनिटेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है। इस वाटर पर यहाँ तक तो देखिए फुल सॉवरेनिटी है, यहाँ से यहाँ तक फुल सॉवरेनिटी नहीं है, बट इन्फोर्समेंट राइट्स एग्जिस्ट। जैसे हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर हम तस्करी नहीं होने देंगे किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पर हम ये इन्फोर्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी भी शिप को यहाँ से गुजरने से नहीं रोक सकते, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये होता है 12 से 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, यहाँ से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मींस इस इकोनॉमिक जोन में हमारा सॉवरेन राइट है फॉर एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज। मरीन रिसोर्सेज जैसे फ़िश, ठीक है, फिशिंग हो गई, तो इसको एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करने का हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कंप्लीट राइट है। इस एरिया तक कोई भी अदर कंट्री का मछुआरे वगैरह नहीं आ सकते, कोई फिशिंग वेसल नहीं आ सकता। आपने सुना होगा कि श्रीलंका ने इंडियन मछुआरों को पकड़ लिया या पाकिस्तान ने इंडियन मछुआरे पकड़ लिए, तो वो यही होता है कि हमारे मछुआरे गलती से प्रॉपर ओशन मैप न होने की वजह से, प्रॉपर नेविगेशन न होने की वजह से उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस जाते हैं, और इसकी वजह से वो लोग उनको अरेस्ट करके ले जाते हैं, ठीक है। इट कवर्स फिशरी, ऑयल मिनरल्स, ठीक है। इसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होता है। देखिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, ये टेरिटोरियल सी के बाद से ही फ्रीडम ऑफ नेविगेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हम किसी जो शिप है उसको रोक नहीं सकते, बस कंटिन्यूअस जोन तक हम अपने लॉज को इन्फोर्स कर सकते हैं, उनकी इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हैं। फिर आता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ जैसे ये यहाँ तक, ठीक है। इट इज़ अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ लैंड मास अप टू 200 नॉटिकल माइल्स और मोर, इट कैन बी अप टू 350 नॉटिकल माइल्स। यहाँ पे क्या राइट होता है एक्सप्लॉइट नॉन लिविंग रिसोर्सेज लाइक पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स ऑन सी बेड, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड वाटर कॉलम, दैट इज़ नो फिशरी राइट्स ओवर कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक। यहाँ के बाद में हमारे ऊपर कोई फिशरी राइट्स हमारे पास नहीं है ओवर कॉन्टिनेंटल सेल्फ। हाई सीज़ क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का जो एरिया है उसको कहते हैं हाई सीज़। और इंटरनेशनल वाटर्स होता है लैंड वाटर ऑफ बेस लाइन, लैंडवार्ड बेस लाइन। बेस लाइन क्या है, नॉर्मली द लो वाटर लाइन अलोंग द कोस्ट। इनोसेंट पैसेज, फॉरेन शिप्स कैन पास थ्रू टेरिटोरियल वाटर्स इफ नॉट थ्रेटनिंग होस्ट नेशंस पीस और सिक्योरिटी, ठीक है, इसको कहते हैं इनोसेंट पैसेज। इट अप्लाइज टू नॉन मिलिट्री, नॉन स्पाइंग एंड नॉन पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़। आर्किपेलाजिक वाटर्स मीन्स आर्किपेलाजिक स्टेट्स की जैसे मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, वो आर्किपेलागोस हैं। तो इंडिया इज़ नॉट ऑफिशियली एन आर्किपेलाजिक स्टेट बट हैज़ आर्किपेलागोस लाइक लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब देखिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है, टाइम फॉर ए न्यू इंडिया अफ्रीका डिजिटल कॉम्पैक्ट। इस आर्टिकल में बेसिकली बात की गई है कि इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो डिजिटल कोऑपरेशन है होना चाहिए और जो है उसके बारे में। तो हमें एक तो जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि क्या डिजिटल कोऑपरेशन चल रहा है। दूसरी बात, अफ्रीका का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और अफ्रीका को किस तरीके से इंडिया हेल्प कर सकता है और किस तरीके से बायलैटरल रिलेशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो पहले तो जान लेते हैं कि जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया इज़ अफ्रीकाज मैरीटाइम नेबर अक्रॉस इंडियन ओशन, ठीक है, नेबर है मैरीटाइम का। की टू इंडियाज इंडो पैसिफिक विजन ऑफिशियली इन लाइट ऑफ चाइनाज इंक्रीजिंग प्रेजेंस। अफ्रीका इज़ सेंट्रल टू इंडियाज एस्पिरेशंस फॉर परमानेंट यूएनएससी सीट। हम जो यूएनएससी सीट चाहते हैं ना, उसमें अफ्रीका का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज़ हैं। अब 50 कंट्रीज़ का सपोर्ट अगर आपको मिल जाएगा अफ्रीकन यूनियन से, तो सोचिए कितना बड़ा सपोर्ट होगा इंडिया की यूएनएससी सीट को लेने के लिए। हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज भी हैं, जैसे कॉलोनियल पास्ट हमारा रहा है। गांधी जी गए थे तो उन्होंने पॉलिटिकल अवेकनिंग चलाई थी साउथ अफ्रीका में टू लिबरेट पीपल, है ना। और लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज हैं विद पैन अफ्रीकन मूवमेंट्स लीडर्स लाइक नेल्सन मंडेला को हमने भारत रत्न दिया था, क्वामे क्रुमा, ठीक है, इनके साथ भी हमारा कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन था।
इकोनॉमिक एंड ट्रेड पोटेंशियल, अफ्रीका देखिए अभी भी एक ग्रोइंग मार्केट है, अफ्रीकन पॉपुलेशन काफ़ी ह्यूज है। लाइक अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है 2050 तक 2.5 बिलियन हो जाएगी, ठीक है। इंडिया की कितनी है 1.5 बिलियन, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हो जाएगी 2.5 बिलियन। तो इतना कंज्यूमर बेस है जिसको सस्ते प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। ये लोग गरीब हैं, ये कंट्री गरीब है, इनको सस्ते प्रोडक्ट्स चाहिए। तो सस्ते प्रोडक्ट्स या तो चाइना दे सकता है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इंडिया दे सकता है। तो काफ़ी स्कोप है। इंडिया अफ्रीका का जो ट्रेड है लगभग $100 बिलियन के आसपास का है। इंडिया जो अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हम इन अफ्रीका से बेसिकली क्रूड ऑयल वगैरह परचेज करते हैं और कोल वगैरह भी अफ्रीका से हम लेते हैं। तो फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, माइनिंग इन अफ्रीका। अफ्रीकाज ऑयल एंड गैस फ्रॉम कंट्रीज नाइजीरिया, एंगोला, मोजाम्बिक आर क्रिटिकल फॉर इंडियाज एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी हैं। अब जैसे इंडियन ओशन सिक्योरिटी के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट काफ़ी क्रूशियल है, और कोलैबोरेशन इन काउंटर टेररिज्म भी इंपॉर्टेंट है, एंटी पायरेसी प्रोग्राम्स भी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ये सोमालिया जैसा कंट्री है, तो यहाँ पर पायरेसी बहुत होती है। जो मर्चेंट शिप्स होते हैं, जो कार्गो शिप्स होते हैं, उनको ये लोग किडनैप मतलब एबडक्ट कर लेते हैं, एक तरीके से उनको हथिया लेते हैं, सामान चुरा लेते हैं कई बार। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के साथ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या हैं अफ्रीका में? सबसे पहला तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एजुकेशन के लिए हमने इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन चलाया हुआ है टू ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ अफ्रीकन यूनियंस इन इंडिया। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क हमने इंट्रोड्यूस किया है। इट इज़ ए टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट कनेक्टिंग 48 अफ्रीकन नेशंस। हेल्थ डिप्लोमेसी के अंडर हमने मेडिकल टूरिज्म इंप्रूव किया है अफ्रीका के लिए। जैसे बहुत सारे अफ्रीकन इंडिया में अपना ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, क्योंकि एक हाई क्वालिटी एट अफोर्डेबल कॉस्ट ट्रीटमेंट उनको इंडिया में ही मिल सकता है। कोविड वैक्सीन्स भी हमने उनको सप्लाई करी थी। एम्बुलेंस और मेडिकल इक्विपमेंट भी बहुत सारे हमने डोनेट किए हैं टाइम टाइम पर। डेवलपमेंट असिस्टेंस हम देते हैं, जैसे $12 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दे रखा है टू 42 अफ्रीकन कंट्रीज। अब देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, हमने एक फ़ंड को एक एलोकेट करके रख दिया है कि आप कभी भी आपको जितनी पैसे की ज़रूरत हो आप इसमें से ले सकते हैं। इट इज़ लाइक ए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है 50,000, 1 लाख रुपये जो भी है, उसमें से वो आपकी अपर लिमिट है, उतने पैसे तक आप उसको जब ज़रूरत पड़े यूज़ कर सकते हैं। तो एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इनिशिएटिव्स हैं, जैसे ONGC विदेश, ONGC की एक सब्सिडरी कंपनी है ONGC विदेश। टाटा, भारती एयरटेल एंड अदर्स हैव मेजर इन्वेस्टमेंट इन ऑयल, नाइजीरिया, सूडान और मोजाम्बिक में। टेलीकॉम सेक्टर में 20 से ज़्यादा अफ्रीकन नेशंस में काम कर रही हैं कंपनीज़, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी ये काफ़ी वहाँ पर काम कर रही हैं। जैसे बजाज, ठीक है, बजाज एंड हीरो, ये 2 मोटरसाइकिल कंपनीज़ हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में सस्ती मोटरसाइकिल्स बना के बेच रही हैं, और ये काफ़ी प्रेफरेबल है। इवन चाइना भी इनको वहाँ पर कम्पीट नहीं कर पा रहा है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन है हमारा अफ्रीका के साथ में, जैसे इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। इंडिया सपोर्ट्स अफ्रीकाज डिमांड फॉर UNSC रिफॉर्म्स एंड G20 रिप्रेजेंटेशन। अफ्रीकन यूनियन मेड ए परमानेंट G20 मेंबर इन 2023 विच वाज होस्टेड बाय इंडिया, ठीक है। इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का एक परमानेंट मेंबर बनाया जाए। शेयर्ड प्लेटफॉर्म, जैसे ब्रिक्स में अफ्रीका ऑब्जर्वर का रोल निभाता है, ऑब्जर्वर का रोल है उसके पास, ठीक है। इप्सा, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर भी हम कोऑपरेट करते हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी अफ्रीका हमारा एक क्लोज पार्टनर है। क्लाइमेट एंड ग्रीन एनर्जी, इंडिया और अफ्रीका दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। ये आर्टिकल ये पब्लिश हुआ था 24 मई को, ठीक है। 24 मई के द हिंदू में इससे रिलेटेड न्यूज़ पब्लिश हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पर्सन्स ऑफ विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए एक्सेसिबिलिटी के लिए सफिशिएंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, सफिशिएंट जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जाए हर जगह। अब यहाँ पर डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि PWD जो एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है, वो क्या है, उसके प्रोविजंस क्या हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहला तो है कि डिसेबिलिटीज़ को एक्सपेंड कर दिया, डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी को एक्सपेंड कर दिया। पहले देखिए सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ हुआ करती थी, अब टोटल बढ़ा के 21 कर दी गई हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग कंडीशंस लाइक ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी एंड इवन मेंटल डिसेबिलिटी भी एक इसमें डिसेबिलिटी काउंट की गई है। रिजर्वेशन का प्रोविज़न है, जैसे एम्प्लॉयमेंट में 4, गवर्नमेंट जॉब्स में 4% और एजुकेशन में 5%। एजुकेशन एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए भी प्रोविजंस हैं, जैसे राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ एज्ड बिटवीन 6 to 18 ईयर्स, ठीक है। मैंडेट्स बैरियर फ्री एक्सेस टू पब्लिक बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड सर्विसेज। गार्डियनशिप एंड लीगल कैपेसिटी के रिगार्डिंग भी प्रोविजंस हैं, जैसे द एक्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गार्डियनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, अलाउइंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ टू रिटेन लीगल कैपेसिटी।
अब इसका पर्पज़ क्या है? इसका मीनिंग है कि कोई भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी चाहे तो किसी भी पर्सन को अपना लीगल गार्डियन डेजिग्नेट कर सकता है। पेनल्टीज़ एंड इन्फोर्समेंट, पेनल्टीज़ फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड फेलियर टू मेक रीजनेबल एकोमोडेशंस, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए इस पर जोर दिया गया है। इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड स्टेट कमिश्नर्स। द एक्ट गिव्स इफेक्ट टू आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि DPSP में है, आपको पता होगा, विच इंक्लूड्स राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ इनकेपेसिटी एंड इलनेस, एंड इंटीग्रेट्स द CRPD प्रिंसिपल्स इनटू इंडियन लॉ। UNCRPD क्या है? UN चार्टर फॉर राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है। अब इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव चलाया था, जैसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान। इसमें क्या था कि एटलीस्ट 50% जो ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको PWDs के लिए एक्सेसिबल बनाया गया, जैसे रैम्प्स वगैरह बनाए गए। ठीक है, रैम्प्स बनाई गई, जगह जगह चेयर लगाई गई, स्पीकर्स लगाए गए, अगर वो लोग टच स्क्रीन को नहीं काम कर सकते या ठीक है उनको कोई भी इंस्ट्रक्शन देना हो तो उसके लिए। इंश्योर एक्सेसिबल वेबसाइट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, मेक 25% ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फुली एक्सेसिबल। जैसे बस में आपने देखा होगा, बसेज़ में दिल्ली के अंदर खासकर, तो बसेज़ में जो लो फ्लोर बसेज़ हैं वहाँ पर रैंप होती है इस तरीके से, तो जो पब्लिक जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो चाहें तो इस रैंप से व्हील चेयर के थ्रू बस में चढ़ सकते हैं। फिर है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन्स फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड एंड अप्लाइंसेज। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को एड एंड अप्लाइंसेज चाहिए एड के लिए, जैसे हियरिंग एड है, ठीक है, तो हियरिंग एड है तो उस पर गवर्नमेंट एक सब्सिडी देती है। जैसे व्हील चेयर है तो व्हील चेयर पर भी सब्सिडी है। ठीक है, व्हील चेयर है और बहुत सारे हियरिंग एड्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल लिम्स हो गया, ब्रेल किट्स हो गया, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी भारी मात्रा में सब्सिडी देती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले तो मैं और मेहनत कर सकूँ। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।